Hello, Assalamualaikum friends. I'm Hussein Lagari, and we are here for your biology class. And today is 19th class, I think almost last class of your first year's course. So Miss Aisha is here. She has to start her lecture. Miss Aisha, can we start now? Sure, sir. Okay, let's start. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are fine and doing well. So, as you know that today is our 19th class, and we are just about to complete the first year course today, inshallah. So, in this class, we are going to study about the transport system in plants as well as in animals. Uh, so, without wasting our time, let's just get started. Next slide, please. Okay, let us first talk about transport in plants. Okay, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इज मींस सिंपली किसी भी चीज का प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होना थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि प्लांट के लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है प्लांट्स के अंदर. वो ग्लूकोज प्लांट्स अपने मजीद फायदे के लिए या अपने मजीद एक्टिविटीज के लिए बनाता है ताकि वो उसी ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी प्रोड्यूस कर सके सेलुलर रेस्पिरेशन में. तो वो ग्लूकोज प्लांट के लीव्स में बन रहा है, लेकिन बाकी प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं वहां तक वो कैसे जाएगा, मतलब उसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, रूट्स है, स्टेम है, फ्लावर है, या कोई भी चीज जो प्लांट में है मौजूद है लीफ के अलावा, उसके अंदर उस खाने का या उस फूड का जाना, इसके लिए हमें यकीनन कोई ना कोई एक चीज चाहिए होती है जो कि किसी खाने को या फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा. इसी तरीके से अगर वाटर की बात की जाए तो पानी, हम अगर किसी प्लांट को पानी देते हैं, बेशक हम उसको पानी ऊपर से दें, मतलब अगर कोई प्लांट लग रहा है उसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं, वो पानी किसी जगह से एब्जॉर्ब नहीं करता. वो पानी की एब्जॉर्प्शन प्लांट अपने रूट्स के जरिए करता है, मतलब जमीन में से यानी मिट्टी में से. तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स की किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई चीज जा रही है, लेकिन वो पूरी प्लांट्स की बॉडी को किस तरीके से मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए. तो ट्रांसपोर्टेशन हम सिंपली कहते हैं किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना. तो प्लांट्स के लिए या प्लांट्स के अंदर कोई दो ऐसे टिश्यूज मौजूद हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. दैट इज जाइलम एज वेल एज फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं. इसमें जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को, जबकि फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना. जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स जो रूट्स होते हैं प्लांट के, उस रूट्स में से फर्दर पूरी बॉडी में या अपवर्ड टू द बॉडी जो भी एरियाज हैं, मतलब जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, उसका कोई ग्रोइंग रीजन है, कहीं भी है, वहां पर पानी ट्रांसपोर्ट करता है. जबकि ट्रांसलोकेशन कौन करता है? फ्लोएम. ट्रांसलोकेशन हम कहते हैं फूड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना downwards from the leaf to all other parts of the plant through the phloem. Means phloem क्या करते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ से लेकर, लीफ से जहां भी प्लांट को फूड की नीड है, या ओवरऑल थ्रू आउट द बॉडी, मतलब ओवरऑल बॉडी में प्लांट के जो है ना पार्ट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो फ्लोएम और जाइलम दो ऐसे टिश्यूज हैं जो कि ये मेन काम कर रहे हैं. तो आप कह सकते हो ये दोनों मिलकर हमारा, या सॉरी, प्लांट्स का वेस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्लो ऑफ वाटर यूनिट डायरेक्शनल, मतलब दूर से पानी जा रहा है जाइलम के जरिए स्टेम में, देन ब्रांचेस में, देन लीव्स में. और फूड की अगर फ्लो देखें वो मल्टी डायरेक्शनल होती है. लीव्स में जाएगा, फ्लोएम में जाएगा, स्टेम से ब्रांच जा रहा है, फिर रूट में जा रहा है. तो मल्टी डायरेक्शनली फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जबकि वाटर जो है वो यूनि डायरेक्शनली फ्लो कर रहा है, या यूँ समझने के जो है ना ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट. ओके, यहाँ पर अगर आप देखें डायग्रामेटिकली डायरेक्शन दिखाई गई है ट्रांसपोर्ट की. बिल्कुल वही वाली बात है कि ट्रांसपोर्ट जो है वाटर की हो रही है और फूड की हो रही है. वाटर जो है वो रूट्स में से एब्जॉर्ब किया जा रहा है,
देन फर्दर अपवर्ड ऑफ द बॉडी प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जबकि फ्लोएम जो है वो खाना लीफ से लेकर डाउनवर्ड्स रूट तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो दोनों तरीके से ही इस प्रोसेस को हम इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्ट का नाम दे सकते हैं सिंपली। ओके नेक्स्ट। ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट में दो तरीके से। एक होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाइल अनदर वन इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं जिसमें पानी तो एब्जॉर्ब हो रहा है, बल्कि उसके साथ क्या हो रहा है, यूजुअली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जिसमें पानी ट्रांसपोर्ट हो लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कहीं पे पानी बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। तो लो कंसंट्रेशन यानी जहाँ पानी कम है वहां से, या लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया जहाँ पानी है वहां से हाई कंसंट्रेशन में पानी का जाना, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। आपको पता है कि अगर कम जगह से ज्यादा जगह जा रही है तो उसको यकीनन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होने के लिए पैसिव एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो वो एब्जॉर्प्शन जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगे, बगैर एनर्जी के पानी एब्जॉर्ब हो जाए, सिंपली उसको हम कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट फूड इन अ प्लांट, मतलब अगर फूड की हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो फूड जो है वो एटीपीज की एनर्जी लगकर, यानी कि हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, एटीपीज से एनर्जी यूटिलाइज करके ही फूड बनाया जाता है लीफ के अंदर। और लीफ से वो जो फूड है वो फ्लोएम के सीव ट्यूब, फ्लोएम के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिनमें से वो खाना गुजर के जाता है और पूरी बॉडी के अंदर वो सिंपली यूं समझने के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो प्लांट फूड। उस फूड में सिंपली क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। अगर हम हाई प्रेशर की बात करें तो द हाई प्रेशर प्रोड्यूस इन फ्लोएम टिश्यू मूव द फूड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैविंग लेस प्रेशर। मतलब फ्लोएम में हाई प्रेशर होता है, जिसकी हाई प्रेशर लगता है जिसकी वजह से फूड पूरी बॉडी में इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस तरीके से फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू आउट द बॉडी फ्लोएम टिश्यू के जरिए। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस प्लांट्स में करवाने वाले जाइलम एज वेल एज फ्लोएम है। ओके नेक्स्ट। Now let us talk about circulatory system in men. You can clearly see this कि circulatory system in men और transportation in men is the same thing। मतलब हमने पहले transportation in plants की बात की तो उसमें देखा कि हम कौन transportation करवा रहा है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एनिमल्स के अंदर या मैन के अंदर हम स्पेशली देखते हैं कि हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स या मटेरियल टेक प्लेस। तो इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें ब्लड जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स में मूव करे। मतलब आपको ये बात मालूम होगी कि हमारे अंदर जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, मतलब जो जिसमें से खून रवा होता है, उनमें सिंपली क्या होता है, हमारे जो मतलब थ्रू पूरी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है या यूं समझ लें कि सर्कुलेट हो रहा है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है। ब्लड वेसल से कभी भी ब्लड बाहर नहीं निकलता, इसलिए हम इस सर्कुलेशन को कहते हैं क्लोज। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आप इसको नाम दे सकते हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में काम 3 चीजें आती हैं, जैसे ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, एज वेल एज ब्लड वेसल्स हो गया। तीनों चीजें मिलकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती हैं। मतलब ये तीनों चीजें सर्कुलेट नहीं होती, द थिंग इज कि ये तीनों चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है जो कि चीजों को पूरी बॉडी में। अब वो किस तरीके से करती है वो हम फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। आपको पता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड की फॉर्म में पाया जाता है। सिंपली पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ट्रांसफर करता है सारे सब्सटेंसेस। फूड हमने डाइजेशन ऑफ मैन पढ़ा था, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं ब्लड में, वही ब्लड उन्हीं को ही थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर दो पोर्शन या दो यूं समझ ले पार्ट्स हैं ब्लड के। एक उसका प्लाज्मा है, एक उसके कार्पोसल्स हैं। कार्पोसल्स में आता है व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स।
तो प्लाज्मा और कार्पस्कल्स ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट ब्लड बना रहे हैं। अगर कार्पस्कल्स की बात करते हैं तो आगे देखते हैं हम कार्पस्कल्स बेसिकली बोलते किसको है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, थैंक यू। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है वो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। आपने अगर ब्लड को देखा होगा जो हमें ब्लड फ्लूइड नजर आता है वो प्लाज्मा की वजह से नजर आता है, वो उसका प्लाज्मा है। ब्लड का 55% हिस्सा ब्लड का प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा पेल येलोविश लिक्विड के जो है ना तरीके का होता है, पर हमें वो रेड इसलिए नजर आता है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में ज्यादा है। कंपोजिशन की बात करें तो हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है, मतलब ब्लड का जो फ्लूइड है, ब्लड खुद ही एक तरीके से फ्लूइड है, पर उसमें जो फ्लूइड पार्ट है उसमें 90% प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। फिर बाकी कुछ आयंस मिले हुए होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और इस तरीके के कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स जो है ना हमारे ब्लड में मौजूद है, जैसे सीरम, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ये कुछ प्रोटीन्स है जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स पाई जाती हैं जो कि सिंपली क्या करती हैं, हमारी बॉडी में डिजीज से फाइट करती हैं। प्लाज्मा के अंदर और भी बहुत सारे डाइजेस्टेड फूड जो भी हम खाते हैं उससे हमारी जो भी ग़िज़ाइयत है सब की सब इसी प्लाज्मा के अंदर मिक्स होके यही प्लाज्मा पूरी बॉडी में जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा के अंदर यूरिया भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है। तो एक कंप्लीट कंपोजिशन प्लाज्मा की देखी जाए तो सारी चीजें कंबाइनली प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बात करें कार्पस्कल्स से सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स बेसिकली रेड ब्लड सेल्स इज आल्सो कॉल्ड इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट हम रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है। अगर शेप वाइज देखा जाए तो दे आर सर्कुलर, मतलब अगर शेप में देखा जाए तो रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, गोल यानी सर्कुलर। साइज में देखा जाए तो 0.00 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं। कंपोजिशन की बात की जाए कि किससे बने हुए, क्या है, कैसा सेल है, ये नॉन न्यूक्लिएटिव सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लियस की जगह इसके अंदर बहुत सारा रेड पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि रेड होता है कलर में, यानी जो कि रेड ब्लड सेल्स को रेड तभी दिखाता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन की बात करें, वेयर डज दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बोन मैरो में हमारी जो बोन मैरो है, मतलब बोन्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर लाइफ की बात की जाए 120 डेज इसकी लाइफ साइकिल है। फंक्शंस की बात की जाए तो इसका सिंपली काम क्या है, ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। शायद हमने कल ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है जिसके अंदर हमने देखा कि एल्वियोलाई से कैसे ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो रहा है। उसी ऑक्सीजन को जो हमने लिया है सांस के जरिए और लंग्स में वो गया है ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन को ब्लड में लेकर वो ब्लड पूरी बॉडी में उसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो रेड ब्लड सेल्स का काम यही है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर और एल्वियोलाई के जरिए लंग्स में जाकर, जैसा हमने कल देखा था किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे थे, ये सिंपली काम है रेड ब्लड सेल का। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर कंपोजिशन की बात करें, देखने में बात करें, दे आर कलरलेस, दे आर इरेगुलर इन शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये रेड ब्लड सेल से ज्यादा लार्ज होते हैं साइज में। इनका क्या काम होता है, ये कोई भी जम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं उसको ये सिंपली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उनको किल करके, सॉरी। ओके, उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें, और जैसे हम रेड ब्लड सेल्स को एराइथ्रोसाइट कह रहे थे उसी तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की अगर टाइप्स देखी जाए तो कुछ ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, कुछ ग्रेन्युलोसिस्ट होते हैं और कुछ एग्रेन्युलोसिस्ट होते हैं। अगर ग्रेन्युलोसिस्ट की बात की जाए तो उसके अंदर कुछ और मजीद टाइप्स आती हैं। एक तो न्यूट्रोफिल्स है, एक सिनोफिल्स है, एक बेसोफिल्स है। एक ग्रेन्युलोसिस्ट की बात की जाए तो मोनोसिस्ट और लिम्फोसिस्ट है। ये कुछ टाइप्स हैं फर्दर मोर व्हाइट ब्लड सेल्स की। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेटलेट्स। व्हाट आर प्लेटलेट्स? बेसिकली प्लेटलेट्स हम कहते हैं कलरलेस सेल्स हैं
ब्लड के जब भी कोई पर्सन इंजर्ड होता है या हमें चोट लगती है तो हमारे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, फिब्रिन प्रोटीन से नेटवर्क बनाते हैं फाइबर्स का हमारे जख्म पे, जिससे हमारे जख्म के ऊपर क्लॉटिंग हो जाती है, एक मतलब जाल सा आ जाता है फाइबर्स का, जिसकी वजह से हम हमारा जो ब्लीडिंग हो रही होती है, खून बहना, वो रुक जाता है। इसको हम क्लोटिंग कहते हैं और ये काम प्लेटलेट्स करते हैं। ओके नेक्स्ट। ओके यहाँ पर अगर आप देखें बज़ाहिर तो ये बोन मैरो हमारे किसको बोलते हैं, हम बोन के अंदर मौजूद जो बिल्कुल इंटरनल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बोन मैरो, जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तीनों की तीनों चीजें हमारी इस बोन मैरो में बनती हैं, जो बिल्कुल बोन के सेंट्रल पार्ट है। वहां पर ये तीनों की तीनों चीजें जो है ना प्रोड्यूस होती हैं, देन हमारी बॉडी में आती है। ओके नेक्स्ट। अब बात करते हैं हार्ट की। व्हाट इज हार्ट? बेसिकली हार्ट जो एक मस्क्यूलर पंप लाइक ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट चैम्बर्स हैं, 2 लेफ्ट साइड चैम्बर्स हैं, जो और इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। ओके नेक्स्ट। हार्ट में जो हमने बात की 4 चैम्बर्स हैं, जो 2 राइट साइड में, 2 लोअर साइड है, तो उसी में अगर देखा जाए तो 2 अपर साइड है, 2 लोअर साइड है। 2 लोअर चैम्बर्स हैं, 2 अपर चैम्बर्स है। जो 2 लोअर अपर चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं एट्रिया। एट्रिया में सिंपली क्या होता है, राइट हम इसको फर्दर जब डिस्कस करेंगे डायग्राम देख के तो हमें ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स है उनको हम एट्रिया कहते हैं, जो लोअर 2 चैम्बर्स है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। सिंपली क्या होता है, जो राइट साइड पे एट्रियम मौजूद है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, मतलब पूरी बॉडी का जो भी गंदा खून होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो रिसीव करके, और लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, कौन सा ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड। अगर लोअर वाले 2 चैम्बर्स की बात की जाए जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, वो क्या करता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी को लंग्स में भेजता है ऑक्सीजनेटेड के वापस आने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करता है टू द बॉडी, ताकि पूरी बॉडी को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। ओके नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम हार्ट की बात करें तो सिंपली आप हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट के अंदर कुछ वेल्स भी मौजूद होते हैं। वेल्स हम कहते हैं एक ऐसी चीज है जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, मतलब हमारे चैम्बर्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारे चारों चैम्बर्स के अंदर ब्लड जाता है। एक चैम्बर से ब्लड दूसरे चैम्बर में जाता है, दूसरे चैम्बर से पीछे ना आ जाए तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए वेल्स वेल्स को आप यूँ समझ लो, डोर समझ लें, डोर है एक तरीके से, और जब ये वेल्स बंद होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं लब डब। तो हमने हमेशा सुना होगा हमारा हार्ट लब डब इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है। 2 किस्म के वेल्व मौजूद हैं, एक ट्राइकप्सिड वेल्व है, एक मिट्रल वेल्व है। ट्राइकप्सिड वेल्व मौजूद है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, जबकि मिट्रल वेव जो है वो मौजूद होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। आपको ये चीज समझना, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि इनके चैम्बर्स के नाम किस तरीके से हैं और किस तरीके से चैम्बर अरेंज हुए हैं। ओके नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हैं कि राइट एट्रियम हम किसको कह रहे हैं और राइट वेंट्रिकल हम किसको कह रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल हम किसको कह रहे हैं और लेफ्ट आर्ट्रियम हम किसको कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंपली, तो ऊपर वाले 2 चैम्बर को हम एट्रियम कह रहे हैं, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल कह रहे हैं। दोनों में राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स मौजूद हैं। इसके अलावा हार्ट की वॉल्स हैं। इसके अलावा इसके सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं सेप्टम, जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम कर रहा है। ओके नेक्स्ट। ओके ओके ठीक है। तो अब सर्कुलेशन की बात हो रही है, तो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन 2 किस्म की होती है। एक सर्कुलेशन को हम कहते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हम कहते हैं सिस्टमेटिक।
पर पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बीच में हार्ट है और साइड्स में 2 लंग्स मौजूद हैं। हमारे हार्ट में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है और लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आ रहा है, इस वाली सर्कुलेशन को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आना, इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे पुल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पुल्मोनरी सर्कुलेशन का आप यहाँ पर डायरेक्शन देख सकते हैं कि जो ब्लू वाली जो लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी और राइट पुल्मोनरी आर्टरी, उसमें से ब्लड लंग्स में जा रहा है और बैक टू द हार्ट कैसे आ रहा है, राइट पुल्मोनरी वीन से और लेफ्ट पुल्मोनरी वीन से। तो इस तरीके से इसकी सर्कुलेशन हो रही है। इस सर्कुलेशन को हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay. The another one is systemic circulation. Systemic circulation की अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हैं, सेंटर में हार्ट है और हार्ट से पूरी बॉडी में, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से पूरी बॉडी में जाना और पूरी बॉडी से उसी ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस आना। मैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की जहां बात कर रही हूँ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते हैं उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, और डीऑक्सीजनेटेड हम कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं हो। तो सिंपली सिस्टमेटिक की वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है। ओके, नेक्स्ट। Now let us talk about the blood vessels that is present in our body. There are 3 types of vessels: arteries, veins and capillaries. Let us first talk what are arteries. Arteries वो हैं जो पूरी बॉडी में प्योर ब्लड कैरी करती हैं। प्योर ब्लड हम कह सकते हैं जो मतलब हार्ट से, हम आपको पता है हमारे हार्ट में जाकर पूरा ब्लड जो सर्कुलेट होके आ रहा है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हो रहा है, लंग्स में जाकर, लंग्स से दोबारा हार्ट में आ रहा है और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में जा रहा है। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, इसको हम, ये जिस रास्ते से जाएगा और जिस वेसल से जाएगा उस वेसल को हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं और उसके अंदर वेल्स नहीं होते हैं। वीन्स की अगर हम बात करें तो पूरी बॉडी से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस जिस रास्ते से आएगा उस वेसल को हम वीन्स का नाम देते हैं, उसे वीन्स कहा जाता है, जो कि इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से लेकर हार्ट में लेकर आती है। इसकी थिन वॉल्ड होती है, उसके अंदर वेल्स भी मौजूद है। कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो कैपिलरीज बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं जो कि कनेक्ट कर रही है आर्टरी को और वीन को। आपको पता है वीन इम्प्योर ब्लड रखता है अपने अंदर, मतलब इम्प्योर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीन में होता है और आर्टरी में होता है प्योर ब्लड। तो दोनों जिस जगह से कनेक्ट हो रही है उस जगह को हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज का क्या काम है, ऑक्सीजन, फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको जो है ना ब्लड और सेल्स में, हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, दोनों का एक्सचेंज का काम हो रहा है, ये इसके दरमियान होता है। मतलब हमारी बॉडी के सेल्स और हमारी कैपिलरीज आपस में जो है ना ये सारी चीजें के एक्सचेंज करती हैं एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की है दैट इज वीन, वाइल द रेड वन इज आर्टरी, एंड द सेंटर में आप जो नैरो कैपिलरीज देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कैपिलरीज है जो कि एक तरफ से वीन को एक तरफ से आर्टरी को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। जब पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो आएगा आर्टरी में, आर्टरी से वो पूरी बॉडी से होके वीन में, जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो वो वीन में जाएगा और आर्टरी से ब्लड जो वीन में जाएगा वो कैपिलरीज से गुजर के जाएगा। तो कैपिलरीज आप कह सकते हो, ये जो बीच में नैरो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, पतली पतली सी ट्यूब्स नजर आ रही हैं, बहुत नैरो होती हैं, इसको हम कैपिलरीज कहते हैं, जो दोनों का आपस में कनेक्ट कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। All right, so this was
about the transportation in plants as well as transportation in animals. हमारे अंदर अगर transportation की बात करें, there are the three things that combinedly form a circulatory system in us, that is heart, blood और blood vessels. ये तीनों चीजें मिलकर हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेशन का काम करनी है. Before ending the lecture, I want to share a video with all. You can see, after which I have to announce one thing. Yes, मुझे याद आ गया. On Monday इंशाल्लाह मैं आप लोगों का एक सिंपल जनरल मॉक टेस्ट रखती हूँ. मैंने शायद ये बात पहले भी अनाउंस की है कि थ्रू आउट जो है ना हमारा जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो है आपका एक सिंपल मॉक टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे एंड यू हैव टू आंसर देम इन कमेंट सेक्शन. तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं. अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं नहीं लिए हैं लेकिन आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा ताकि आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है. तो क्लास एंड करते हैं और एक वीडियो देखकर इंशाल्लाह फिर हम क्लास जो है ना एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. Sarsan, can you play the video?